अच्छा बच्चे, ये मुझे आया है हमजा जावेद का आया है, मैसेज आया है अभी। हमजा बच्चे, आपकी हिस्ट्री की क्लास कब ख़त्म होनी है? सर हमारी हिस्ट्री की क्लास ना स्केड्यूल के मुताबिक तो 4 बजे थी। मैम ने 2:15 पे शुरू की है तो वो अभी भी कंटिन्यू है। कौन सी मैम पढ़ा रही हैं? मैम साइमा मसूद। अच्छा, चलें बच्चे, मैं 5 एक मिनट वेट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था अगर आपकी क्लास कंटिन्यू थी। अब तो आधे बच्चे आना शुरू हो गए हैं। सो वी विल सर वेट, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं हम। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, हम थोड़ी देर वेट करेंगे। 3:01 हुए हैं मेरे पास, तो हम वेट करेंगे 3:06 तक। 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं। जितने अगर ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन ना किया तो आपकी क्लास जो है ये फिर डिले करते हैं, देखते हैं उसका क्या करना है। लेकिन ये है कि अगर बच्चे आ जाते हैं तो वी विल स्टार्ट दिस क्लास। सो जो बच्चे आ गए हैं आप लोग ज्वाइन ही रहें, वो थोड़ा वेट कीजिए, आपके बाकी फेलोज आ लें, हम फिर क्लास को जो है वो फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। काशिफ मुनीर बेटा, अभी आपकी जो है वो मैंने अटेंडेंस कॉल नहीं करनी, तो अभी आपके प्रेजेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो अटेंडेंस होगी वो आपकी क्लास के एंड पे होगी। ठीक है, तो अभी से जो है वो अ, ना लिखिए। हमजा बच्चे, अभी जो आपके पेपर्स हैं वो इस तरह है कि आज आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उस्मान साहब, वो भी इसलिए नहीं आ सके। वो आज भी जो है वो यूनिवर्सिटी गए हुए हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे लाहौर के अंदर नहीं हूँ, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट डिसीजंस क्या हैं। कल हमारी एक मीटिंग तो थी, लेकिन जो एग्जैक्ट डिसीजंस हैं वो जो कोऑर्डिनेटर हैं आपके कोर्स के, वो डॉक्टर उस्मान है। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लली जब वो लेंगे तो उसके अंदर वो आपको डिटेल से बता देंगे कि यूनिवर्सिटी जो है वो क्या डिसाइड कर रही है। और आज भी वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप जरा क्लास देख लें। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल है, तो उसमें होपफुली वो खुद होंगे, तो उसमें जो है वो आपको डिटेल से बता देंगे कि क्या डिसीजन हो रहे हैं।
ओके बच्चे, अब बच्चों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है, तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द क्लास। अगर आपको आवाज़ बच्चे सबको क्लियरली आ रही है तो काइंडली आप में से एक बच्चा मुझे बता दें ताकि मैं फॉर्मली जो है आपका लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। यस सर, सही आ रही है सर, क्लियर। थैंक यू बच्चे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप में से जिनके भी बच्चे क्वेश्चन हो वो आप अपने पास किसी कॉपी वगैरह पे नोट कर लीजिएगा, चैट में ना लिखिएगा क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं आपकी चैट को जो है वो नहीं देख सकूँगा। सेकेंडली, काइंडली लेक्चर के दौरान जो है वो इंटरफेयर ना कीजिएगा। एंड पे आपको इनफ टाइम दूंगा, आप आराम से अपने जो क्वेश्चन वगैरह है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। जी बच्चे, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? तो एक बात बता दें। यस सर, आ रही है। यस सर। जी ओके बच्चों, मैं आज आपको जो लेक्चर दूंगा आई विल बी यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है? ताकि कोई भी जो है वो आपको और ना लगे, ना इंग्लिश में आपको मुश्किल हो और ना ही उर्दू के अंदर आपको जो है वो चीज़ों को समझने में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। वी विल स्टार्ट विद द स्टमक। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ओरल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उसकी बाउंड्री, पेरिटोनियम क्या होती है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी सर ने आपसे। टुडे वी विल स्टार्ट विद द स्टमक। नाउ व्हाइल डिस्क्राइबिंग द स्टमक, अगर मैं सबसे सिंपल अल्फाज के अंदर स्टमक को डिस्क्राइब करना चाहूँ, आई कैन सिंपली से दैट इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है? एंड इट इज़ स्टोरेज फॉर द इंजेस्टा। और ये इंजेस्टा कहाँ से आ रहा है? ये वो इंजेस्टा है जो कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसे हम इंजेस्टा का नाम देते हैं। वो इंजेस्टा ओरल कैविटी से पास करेगा, देन इट विल पास थ्रू द एसोफेगस एंड फाइनली इट विल बी टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द stomach. Now, the purpose of this temporary storage is to release and mix that ingesta with gastric enzymes, and major gastric enzymes are pepsin, renin, and hydrochloric acid. Hydrochloric acid obviously is an acid which is secreted by the glands in the stomach wall. स्टमक वॉल के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो उसमें रेनिन प्रोड्यूस करेंगे, कुछ पेप्सिन प्रोड्यूस करेंगे और कुछ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अब उनकी जो डिफरेंट सेल की टाइप्स हैं वो आपको हिस्टोलॉजी के अंदर जो है वो डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे मैं बस इतनी आपको बता के आगे चल रहा हूँ। होता क्या है स्टमक के अंदर, दैट व्हेन द इंजेस्टा अराइव्स due to the muscular movement of the stomach, this ingesta is mixed with the enzymes and then it will slowly move towards the duodenum. और duodenum के अंदर जाकर क्या होगा, इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होगी फूड की और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर है वो चलेगा। Now the stomachs, these are lined by the glandular epithelium, non-glandular epithelium और both. अब बच्चे याद रखिएगा कि स्टमक के अंदर दो तरह की जो एपिथेलिया हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज ग्लैंडुलर एंड द अदर वन इज नॉन ग्लैंडुलर। और इनकी जो आपस में रेशियो है वो डिफर करती है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। वो हम आगे जाकर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि स्पीशी में कितना पार्ट है। द नॉन ग्लैंडुलर लाइनिंग इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एसोफेगस। तो यूजुअली जो इनिशियल पार्ट है स्टमक का जो कि एसोफेगस के साथ ओपन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एसोफेगस है, तो जो इनिशियल इसका पार्ट होगा दैट विल बी मेनली नॉन ग्लैंडुलर पार्ट और उसका जो एपिथेलियम होगी इट विल बी नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। While the part that is joined with the duodenum such as this one here, this is the duodenum, यहाँ पे जो पार्ट ज्वाइन हो रहा होगा ये वाला, this will be the glandular epithelial part. The wall of the stomach consists of an inner mucous membrane, a muscular coat and a serous coat. If we move from inner to the outer surface, the innermost will be a mucous membrane which is basically protecting the wall of the stomach from the acid and the enzymes. Then there is a muscular coat which helps in the movement of that strong muscular movement present in the stomach through which the ingesta is mixed with enzymes and the acids, and a serous coat which is the outermost coating or the layer of stomach wall. The muscular coat is unique. Now how is it unique? आप लोगों ने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि इसोफेगस के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्यूनिका मस्कुलरिस है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स।
One is longitudinal layer and the other one is circular layer. Now here there is a third layer present which is internal oblique layer. अब इस oblique layer की presence ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपने वहाँ पे movements आनी है stomach की. Similarly वहाँ पे स्फिंक्टर्स बनेंगे. जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसोफेगस और स्टमक के दरमियान आपको ये एक छोटी ओपनिंग मिल रही है. दिस इज द कार्डिक स्फिंक्टर. सिमिलरली यहाँ पे आपको पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडिनम के दरमियान एक ओपनिंग मिल रही है विच इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो ये जो स्फिंक्टर्स हैं इन्हें बनाने के लिए जो मसल की लेयर्स हैं वो स्टमक के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती हैं. नाउ अगर हम स्टमक को बेसिकली डिस्क्राइब करना चाहें या डिवाइड करना चाहें तो हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल स्टमक एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स स्टमक. अब याद रखिएगा कि डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी मिलेगी. सिंपल स्टमक एनिमल्स उन्हें हम कहते हैं जिनके अंदर स्टमक का सिर्फ एक कंपार्टमेंट, while the complex stomach it consists of more than one compartment. For example, अगर हम ruminants की बात करें, the ruminants have 4 different compartments. The first 3 compartments are termed as the fourth stomach, while the fourth one is actually the true stomach, or it contains the glandular epithelium. Now, the simple stomach animals are also there is a basically pseudo terminology, एक false terminology present है कुछ books के अंदर, and it has been incorrectly called as monogastric, while the animals having complex stomach are termed as polygastric. लेकिन याद रखिएगा बच्चे, polygastric का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो ट्रू स्टमक है वो एक से ज़्यादा है. ट्रू स्टमक एक ही है कम्प्लेक्स स्टमक के अंदर भी. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 4 कंपार्टमेंट हैं उनके अंदर भी जो ट्रू स्टमक होगा वो एक ही होगा. That's why it is termed as pseudo terminology. We will start with the parts of the simple stomach. अब पार्ट्स ऑफ सिंपल स्टमक के अंदर मैं आपको बेसिकली ये दो जो डायग्राम्स हैं ये एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद हम ज़रा टेक्स्ट को देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ें उसी तरह डिस्क्राइब की गई हैं या नहीं. नाउ दिस इज सिंपल स्टमक हैविंग ओनली वन कंपार्टमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक ही हाल है. ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये आउटर बाउंड्री नज़र आ रही है, दिस वन जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ. इट इज़ अ कर्व्ड बाउंड्री and it is termed as the greater curvature. Similarly ये जो अंदर वाला इसका एंगल होगा, ये अंदर वाली कर्व होगी छोटे वाली, it is termed as the lesser curvature. क्योंकि ये दोनों कर्व्स के अंदर है इसलिए हम ग्रेटर और लेसर कर्वेचर की जो है वो टर्म यूज करते हैं. अब आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियम मौजूद होती है. अब पेरिटोनियम का एक फोल्ड जो है वो यहाँ पे अटैच होता है ग्रेटर कर्वेचर के साथ, जिसे हम ग्रेटर ओमेंटम का नाम देते हैं. याद रखिएगा बच्चे, that omentum is basically a fold of peritoneum that attaches with the stomach. तो greater curvature के ऊपर जो omentum का part attach होगा that will be called as the greater omentum, while the one which is attaching here on the lesser curvature it will be termed as the lesser omentum. Similarly, the surface of the stomach that is facing towards the liver is termed as the parietal surface. Here you can see the side of the stomach which is in contact with the liver is the parietal surface, while the one which is opposite to the parietal one or facing the remaining of the abdominal viscera such as intestine, etc., that surface is termed as the visceral surface. Similarly, the simple stomach can be further classified or divided into 4 different parts. The first part is the cardia, then fundus, then body or corpus, and the last one is pylorus. We will start with the first one, which is the cardia. It is the opening or the part of the stomach around the opening. So if you see here, the esophagus is entering here and this is the cardiac opening. So this region will be termed as the cardia, और यहाँ पे जो glands होंगे उनकी निस्बत से हम इसे नाम देंगे cardiac gland region. अब ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि बाहर से जो कार्डिया का रीजन है, फॉर एग्जांपल आउटसाइड से अगर आप देखें तो ये कार्डियक रीजन बन रहा है. जरूरी नहीं है कि यहीं तक कार्डियक जो ग्लैंड रीजन है वो मौजूद हो, यहाँ पे जो कार्डियक ग्लैंड रीजन है वो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो बाहर से और अंदर से उनकी जो पोजीशन है वो 19-20 के फर्क से थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे. द सेकेंड वन इज द फंडस. इट इज़ द ब्लाइंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द स्टमक. अगर आप यहीं पे देखें तो दिस इज द फंडस, ये जो आपको नजर आ रहा है, विच इज द ब्लाइंड. ब्लाइंड क्या कहते हैं कि आगे से बंद है. ठीक है, this is a blind expanded part which is termed as the fundus. This is fundus and here you can see this is the fundic gland region. ठीक है, जितने पार्ट होंगे
उतने ही ग्लैंड रीजन भी होंगे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ओके, immediately adjacent to the cardia, ये कार्डिया के साथ बिल्कुल मौजूद होगा। इट इज ऑफन फिल्ड विद गैस दैट कैन बी सीन इन रेडियोग्राफ्स। तो रेडियोग्राफ्स के अंदर अगर आप एक्सरेज देखें तो वहाँ पे आप दो तरह की जो है वो आपको इमेजेस नजर आते हैं। एक को हम रेडियो ओपेक का नाम देते हैं, एक को हम रेडियो लूसेंट का नाम देते हैं। रेडियो ओपेक वो है जो आपको वाइटिश नजर आता है, रेडियो लूसेंट वो है जो आपको रिलेटिवली ब्लैकिश नजर आता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको फंडस के अंदर गैस भरी नजर आएगी। गैस इज इटसेल्फ रेडियो लूसेंट, सो वहाँ पे आपको जो है वो ब्लैकिश इमेज जो है वो नजर आएगा। The next one is body or corpus. It is the largest part of the stomach extending from the cardia to the pyloric part. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जितना पार्ट है, ये 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा इसका कॉर्पस या बॉडी का पार्ट है। ठीक है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कार्डियक रीजन टू द पाइलोरिक रीजन। Then the pylorus, which means the gatekeeper, and it is the gatekeeper between the stomach and small intestine. The distal opening of the stomach, which is surrounded by a strong band of circular muscles and through which the stomach contents are emptied into the duodenum. This term is variously used to mean the pyloric part of the stomach. So pyloric part को ही pylorus का नाम दिया जा रहा है। फर्दर pylorus को जो है हम डिफरेंट उसके पार्ट्स भी हैं, such as pyloric antrum, pyloric canal, pyloric opening and pyloric sphincter। मैं ये सारे अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे दिस इज द फंडिक पार्ट, और फंडिक पार्ट के बाद आपको ये जो पार्ट नजर आएगा, दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, सो बिटवीन द फंडिक कॉर्पस एंड द इंटेस्टाइन, ये जो पार्ट आपको नजर आएगा, दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। अब इस पाइलोरिक पार्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट इनिशियली आपको प्रॉक्सिमली एक्सपेंडेड पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द पाइलोरिक एंट्रम, हम कहेंगे पाइलोरिक एंट्रम। सिमिलरली दिस नैरोड पोर्शन, दिस इज टर्म्ड एज पाइलोरिक कैनाल, और जहाँ भी ओपन होगा इसे हम पाइलोरिक ओपनिंग का नाम दे देंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपको ये बैंड बनता हुआ नजर आ रहा है मसल्स का, ये वाला और ये वाला, इसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दे देंगे। तो स्फिंक्टर क्या करता है, बेसिकली कोई भी ऐसा मसल्स का स्ट्रक्चर, स्फिंक्टर बेसिकली अगर देखें तो स्फिंक्टर कहते हैं एक ओपनिंग को, ठीक है, जो क्लोज की जा सके, टाइटली क्लोज की जा सके। तो यहाँ पे ये जो मसल्स हैं ये इस ओपनिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं, एंड द ओपनिंग इंश्योर्स दैट देयर इज नो बैक फ्लो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द स्टमक। सिमिलरली जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो इंश्योर करता है कि स्टमक के कंटेंट्स जो हैं वो इसोफेगस के अंदर जो है वो ना आ जाएं। अगर आप खड़े हुए हैं फिर तो ग्रेविटी अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी जो आपके कंटेंट्स हैं वो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इसोफेगस के अंदर वापस नहीं आते, और उसकी वजह यही है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो वहाँ पे बंद रहता है। कुछ स्पीशी डिफरेंसेस हैं, और ये जो स्पीशी डिफरेंसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ simple. First one is the horse. Now horse has a simple composite stomach. So here simple means that it is having simple composite stomach. Simple means that it will have only one compartment, and composite means that it will have both portions, which are glandular epithelial portion and non-glandular epithelial portion. अब पहला स्पीशी डिफरेंस या आप कह लें कि एक salient feature horse का, it is the presence of blind sac or saccus caecus. It is the extensive fundus of the horse's stomach lined by non-glandular mucosa homologous to the forestomach of the ruminants. अब यहाँ पे ये आपको हॉर्स की डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये फंडिक रीजन है, ये फंडस है, उसके अंदर आपको ये एक ब्लाइंड सैक नजर आ रहा है, एक्सपेंडेड ब्लाइंड सैक है। दिस ब्लाइंड सैक इज टर्म्ड एज द saccus caecus. Please remember that it is a non-glandular part. Then comes the folded margin or the margoplicatus. It is the grossly visible internal irregular raised line separating the stomach's non-glandular and glandular portions in the horse. अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हॉर्स का ये पोर्शन या इंटरनल पोर्शन जो है ये मैंने दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये एक पोर्शन बन रहा है और एक ये दूसरा पोर्शन बन रहा है, और उन दोनों के दरमियान एक क्लियर कट बाउंड्री मौजूद है। This boundary is termed as the folded margin or the margoplicatus. Okay जी, अब ये वाला इसका नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होगा एंड दिस वन विल बी द ग्लैंडुलर पार्ट। सिमिलरली अगर पिग के अंदर देखें तो पिग के अंदर सिंपल कंपोजिट स्टमक होगा जैसे हॉर्स के अंदर मौजूद है,
and it has a small non-glandular part around the cardia. Gastric diverticulum, it is the extension of the pig's fundus. जैसे वहाँ पे हमने extension देखी थी horse के अंदर, the extension was termed as blind sac or sacus secus. Similarly, in case of pig, the extension of the fundus will be termed as gastric diverticulus. Okay, the next salient feature is the torus pyloricus. Now, torus pyloricus बच्चे याद रखिएगा, ये सिर्फ पिग के अंदर मौजूद नहीं है, ये ruminants के अंदर भी मौजूद है. जब ruminants को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको torus pyloricus जो है ये डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा. Then there are carnivores, which is a simple glandular stomach. अब इसका यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, सिंपल कंपोजिट नहीं रहा. इसका मतलब है सिंपल यानी उसके अंदर एक ही कंपार्टमेंट होगा, ग्लैंडुलर यानी इसके अंदर नॉन ग्लैंडुलर पार्ट मौजूद नहीं है. Then the ruminants, it is a complex composite stomach. अब complex का मतलब होगा it will have multiple compartments. Composite means that it will have a glandular part as well as non-glandular part. ठीक है, तो इसलिए हम इसे complex composite stomach का नाम दे रहे हैं. ओके बच्चे, मैं अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ. यहाँ तक बच्चे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछिए. बच्चे अपना माइक एक एक करके बेशक ऑन कर लें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी बेटा. सर हॉर्सेस और पिग में जो डॉग में जो फंडस रीजन था उसका नेम रिप्लेस हो जाएगा, हॉर्स में ब्लाइंड सैक और उसमें डाइवर्टिकुलम कहेंगे हम. बच्चे हॉर्स के अंदर वो क्लियर कट अगर आप उसे देखोगे ना बुक के अंदर, रुको मैं आपको बल्कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ. ओके, नजर आ रहा है बच्चे, बुक नजर आ रही है? जी सर. यहाँ बच्चे अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आपको वो अलग से कोई एक सेपरेट आउट पाउचिंग नजर नहीं आ रही. वही फंडस है जो थोड़ा ज्यादा फैल गया, इसलिए हम उसे ब्लाइंड सैक का नाम दे रहे हैं. अगर आप पिग्स के अंदर देखोगे तो सेपरेट एक आउट पाउचिंग नजर आ रही है, इसलिए हम उसे गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम का नाम दे रहे हैं. अभी दोनों के दोनों फंडस नहीं कहेंगे ना इनको? जी बच्चे हैं, ये फंडस का पार्ट ही है. फंडस का पार्ट ज्यादा फैल गया है बेसिकली, तो हॉर्स के अंदर हमने उसे सैकस निकस कह दिया है, पिग के अंदर हमने गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम कह दिया. सर ये जो गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम है इससे थोड़ा सा नीचे वाला रीजन ये फंडस कहलाएगा अभी भी? ये वाला बच्चे, ये पार्ट सर जहाँ पे गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम बन रहा है इससे अगर थोड़ा सा नीचे रीजन जो है, निचला रीजन जो है, मतलब जहाँ तक फंडस एक्सपैंड करता है. अच्छा, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना इस टाइम पे? जी आ रही है. उसमें जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है ना, ये जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम ये नाम देंगे कि ये उसका जो है ये फंडस है, ये फंडिक रीजन है. ठीक है, उसके बाद जो कॉर्पस है वो यहाँ पे आएगी. ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन बचा? ठीक है सर. जी वालेकुम सलाम बेटा. आपने कार्डियोग्राफ के बारे में बताया था कि कार्डियोग्राफ में गैस्ट्रिक का पहले वो बताएंगे, उसका दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके बच्चे, वो एक एडिशनल बात थी. अगर आप एक्सरेज को देखोगे तो उसके अंदर आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे. अगर आप किसी की लेग के एक्सरे भी देख रहे हैं उसमें आपको बोन जो है वो रिलेटिवली आपको व्हाइटिश कलर में नजर आती है, और जो स्किन वाला या मसल्स वाला पार्ट होता है वो आपको रिलेटिवली ब्लैक नजर आता है. तो इस फीचर को हम नाम देते हैं. जी, तो रेडियोग्राफ के केस में हमें ये व्हाइट और रेडिश कलर नजर आएगा. जी बच्चे, मैं रेडियोग्राफ की एक्सरे की बात कर रहा हूँ. तो उसके अंदर जो आपको रिलेटिवली व्हाइटिश, जो जितना हार्ड चीज होगी वो उतनी ज्यादा रेडियो ओपेक होगी, यानी उसके अंदर से वेव्स पास नहीं करेंगी. ठीक है, जो जितनी लेट गो करेगी वो उतनी ज्यादा रेडियो लूसेंट होगी. ठीक है जी. जी कोई और क्वेश्चन बच्चे? ओके, so अगर यहाँ तक बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं है, let's move forward. We are going to discuss the ruminant stomach now. As discussed earlier, ruminant stomach is an example of complex composite stomach. It will have multiple compartments, namely there are 4 compartments. This one is rumen, then reticulum, omasum, and this one is abomasum. Similarly, it is a composite stomach, which means that both types of epithelia, which is glandular epithelia and non-glandular epithelia, are present here. By अगर हम इसे मज़ीद स्पेसिफाई करें
तो जो फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स हैं र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम फोर स्टमक का नाम देते हैं और ये सारे का सारा जो पार्ट है ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है. ओनली द फोर्थ part, this one, abomasum, it is the glandular part and it is also termed as the true stomach in case of ruminants. Now the ruminant stomach, it is a complex composite stomach consisting of four compartments. The first three compartments, post stomach, or also termed as proventriculus, which is the rumen, reticulum and omasum, are non-glandular and are lined with stratified squamous epithelium, जो कि esophagus का जो epithelium होगी वो यहाँ पे continue करेगी. The distal compartment, the abomasum, is the glandular stomach, which is also termed as the true stomach. अगर ह्यूमन को बच्चे हम स्टार्ट करें तो ह्यूमन जो है वो लेफ्ट के ऊपर मौजूद होगा. सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है ह्यूमनेट स्टमक का. The rumen is divided into dorsal and ventral sac by right and left longitudinal grooves and cranial and caudal grooves. Okay, यहाँ पे बच्चे मैं आपको जरा दिखा रहा हूँ grooves, ये गौर से देख लीजिएगा. This groove, this one is the longitudinal groove जो कि ह्यूमन को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? First is this one, which is the dorsal sac, then this one, which is the ventral sac. ठीक है. उसके बाद ये आपको एक कोरोनरी ग्रूव नजर आ रहा है, दिस वन. अब ये जो कोरोनरी ग्रूव है ये दो आउट पाउचिंग्स को जाहिर कर रहा है. एक ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर ई लिखा हुआ है, इट इज द डॉर्सल कॉर्डल सैक. ठीक है, अगर आप ई के ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉर्डो डॉर्सल या डॉर्सल कॉर्डल ब्लाइंड सैक, सिमिलरली कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक. ठीक है जी. और इन दोनों के दरमियान में आपको जो ग्रूव नजर आएगा इट इज द कॉर्डल ग्रूव. क्रेनियल ग्रूव जो है वो मैं आपको अगली डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाता हूँ अभी. ओके, यहाँ पे आपको ये बच्चे आपको नजर आ रहा होगा इसका क्रेनियल ग्रूव, इसको. ठीक है, ये क्रेनियल ग्रूव हो गया, ये कॉर्डल ग्रूव हो गया, ये कोरोनरी ग्रूव हो गया एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव. दोबारा इनको मैं जरा नेम दे रहा हूँ इसके पार्ट्स को. दिस इज द डॉर्सल सैक, this is the ventral sac, this is chordodorsal blind sac, this is chordoventral blind sac. ठीक है. Okay, the grooves, these are the external. अब groove है क्या basically? These are the external depressions in the rumen. ये rumen के अंदर आपको relatively जो depressions नजर आएंगी उन्हें हम कहते हैं. The dorsal sac is the upper part of the rumen जैसे अभी हमने discuss किया. Then there is ventral sac which is the lower part of the rumen. Now there is an additional terminology which is the ruminal recess or the recessus ruminis. It is the cranial end of the ventral sac. अगर आप ventral sac को देखो तो मैंने कहा था ये इसका ventral sac है. इस ventral sac का ये जो part है इसे आप नाम देंगे ruminal recess. यहाँ पे ये I लिखा हुआ है. It is the ruminal recess. It is the cranial part of the ventral sac. Atrium or the cranial sac, it is the ventral part of the rumen between the cranial pillars and the ruminal-reticular fold. Then there is reticulum. It is the most cranial compartment of the ruminant stomach located on the median plane against the diaphragm. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको इसका रेटिकुलम नजर आ रहा है. ठीक है जी. Okay. Then there is omasum. It is a spherical compartment which is caudal to the reticulum. अगर डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो ये रेटिकुलम है जो कि सबसे क्रेनियल पे है और उसके साथ ही पीछे राइट साइड के ऊपर रिलेटिवली आपको ओमेजम नजर आएगा और ओमेजम के बाद आपको नीचे एबोमेजम नजर आएगा. Abomasum, it is the elongated true stomach which is lined by the glandular tissue located in the right side in contact with the ventral abdominal wall. अब बच्चे याद रखिएगा कि जो लेफ्ट पार्ट है वो यूजुअली जो है वो ह्यूमन ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है द ह्यूमन फिल्स द लेफ्ट हाफ ऑफ द एब्डोमेन डिस्प्लेसिंग द अदर ऑर्गन्स टू द राइट साइड. अदर ऑर्गन कौन से हैं? जैसे किडनी वगैरह होगी, तो ये सारे के सारे रिलेटिवली राइट पे जो है वो पुश हो जाते हैं क्योंकि लेफ्ट जितना भी एरिया है एब्डोमेन का वो ह्यूमन कवर कर रहा होता है. अब ह्यूमन का बच्चे काम क्या है? ह्यूमन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज बेसिकली अ फर्मेंटेशन वैट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन सेल्यूलोज. अब जो सिंपल स्टमक एनिमल्स हैं वो इतना एफिशिएंटली सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. उससे पहले उन्हें एक दफ़ा फर्मेंट करना पड़ता है. जब भी सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन होनी है न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन.
तो ये जो ह्यूमन है इट इज़ बेसिकली फर्मेंटेशन रेट। यहाँ पे फर्मेंटेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे सेलुलोज के ऊपर ताकि बाद में वो जो सेलुलोज है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब किए जा सके। यहाँ मुझे ये इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दी हुई है, देख लीजिएगा। लेफ्ट डिस्प्ले एबोमिज्म क्या होता है, राइट डिस्प्ले एबोमिज्म क्या होगा, ह्यूमन पल्पेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टमक ट्यूब पास की जाती है। अगर ह्यूमन के अंदर जो है वो ज़्यादा गैस डेवलप हो जाए तो स्टमक ट्यूब पास करते हैं ताकि उस गैस को बाहर निकाला जा सके। दैन देयर इज़ अ हार्डवेयर डिजीज़। अब ये हार्डवेयर डिजीज़ क्या है कि बेसिकली अगर एनिमल जो है वो जल्दी जल्दी खाते हैं, पहले चबाते नहीं हैं, बाद में जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनके अंदर जो है वो कोई कील या इस तरह का कोई हार्ड ऑब्जेक्ट चला जाए और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिकुलम के अंदर आके यहाँ पे लॉज कर जाएगा। जब लॉज कर जाएगा तो इसके आगे बिल्कुल जो है वो डायफ्राम मौजूद होता है जहाँ पे आगे हार्ट और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। कई दफ़ा यहाँ पे पंक्चर का हो जाती है और जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसके जो ऑर्गन्स है वो भी डैमेज होते हैं। इसे हम हार्डवेयर डिजीज़ का नाम देते हैं। इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे बाद में पूछ। Okay. Now this was all about the exterior of the ruminant stomach or the complex stomach. Now we are going to discuss the interior of the ruminant stomach. First one is the rumen. The interior of the rumen has pillars representing the exterior grooves. जहाँ पे आपको बाहर जो है वो grooves मिलेंगे, वहाँ पे आप अंदर की तरफ आपको pillars मिलेंगे। ये जो pillars हैं बच्चे, ये basically these are like बैंड्स, बेसिकली these are like thick bands। और ये जो बैंड्स हैं ये स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बाहर की तरफ जो है वो कोई ग्रूव वगैरह मौजूद होगा। मैनी पेपिले peg like mucosal projections give the surface a piled rug appearance। पाइल रग अपीयरेंस या सिंपली अगर आप कुछ बुक्स के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको टॉवल अपीयरेंस नजर आएगी लिखी हुई। जिस तरह तौलिए के ऊपर आपको छोटे छोटे जो है वो प्रोजेक्शन मिलती हैं, इस तरह की आपको रीमेन नजर आएंगी। अगर आप में से किसी ने कुर्बानी के दौरान ओजरी को देखा हो तो उसमें भी आपको जो है वो ये चीज़ नजर आती है, आप ज़्यादा अच्छी तरह जो है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। The pillars, the internal representation of the external grooves, which are longitudinal, cranial, caudal, and coronary. The intraluminal opening is between the dorsal and ventral sac, formed by the longitudinal, cranial, and caudal pillars. अब जी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला इसका caudal pillar बनेगा, this one is the cranial pillar, और ये इसके longitudinal pillars है। ये dorsal sac है, ये ventral sac है। इन दोनों के दरमियान में ये जो opening बनती है, ये जो एरिया बनता है, इसे हम नाम देते हैं intraluminal ostium। The dorsal sac, it is the upper part of the rumen. The ventral sac, it is the lower part of the rumen. ये वही चीज़ें जो पहले हम एक दफ़ा देख चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा। The recessus ruminus or the ruminal recess, it is the cranial end of the internal sac। तो यहाँ पे आपको cranial end ये वाला नजर आ रहा है, which is the recessus ruminus। Atrium or the cranial sac, it is the ventral part of the rumen between the cranial pillar and the ruminорeticular fold। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है बिटवीन द र्यूमिनो-रेटिकुलर फोल्ड और जो इसका रिसेस है, र्यूमिनल रिसेस है, उसके दरमियान में ये जो पार्ट बन रहा है, दिस इज टर्म्ड एज द एट्रियम और द क्रेनियल सैक। उसके बाद बच्चे कार्डियक ओपनिंग है, और कार्डिया इट इज द इसोफेजियल एंट्रेंस इनटू द ल्यूमन। Heavy material, grain and metal entering the rumen usually falls through the cranial part of the rumen into the reticulum directly below the cardiac opening। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई मेटल वगैरह की कील ये सारी चीज़ वो खा लें, तो यहाँ पे आप देखें इसोफेगस यहाँ पे ओपन हो रही है, तो बजाय इसके कि वो यहाँ से र्यूमन के अंदर जाए, वो डायरेक्टली यहाँ से रेटिकुलम के अंदर फॉल कर सकती हैं और यहाँ पे वो चीज़ें लॉज कर जाती हैं। The reticulum, the interior has honeycomb appearance due to its intersecting mucosal crest। यहाँ पे जो रेटिकुलम है ये आपको शहद की छत्ते की तरह जिसकी अपीयरेंस होती है इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो। Then there is omasum, it is the third compartment, sometimes called the butcher's Bible or book because of the page appearance of its muscular laminae। जो omasum है उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप उसको देखें जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो इसे पर्स शेप्ड और बुक भी कहा जाता है, ठीक है जी। बुक इस लिहाज से कि जैसे यहाँ पे इसने बुचर्स बाइबल का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, उस लिहाज से ये सिंपली लेडीज पर्स जैसी इसकी अपीयरेंस होती है। द ओमेजल लेमिनी, दीज आर और
बेसिकली जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि स्मॉल लेमिनी, ये पेजेस की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर टर्म्ड एज मेजल लेमिनी, दीज आर कवर्ड विद शॉर्ट पेपिली, दे आर पैरेलल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग इनटू द इंटीरियर फ्रॉम द वॉल ऑफ द मेजल। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं जिन्हें हम मेजल लेमिनी का नाम दे रहे हैं, इनके ऊपर भी छोटे छोटे जो है वो आपको पेपिलास नजर आएंगे, और ये जो पेपिलास हैं इनकी जो लेंथ होती है वो रिलेटिवली शॉर्ट। Then there is rumino-reticular fold. It is the inner septum corresponding to the external rumino-reticular groove. So rumino-reticular groove के को जो represent कर रहा है internally, उसे आप नाम दे देते हैं rumino-reticular fold का। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर नजर आ रहा है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, ये बच्चे आपको नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज द rumino-reticular fold। और अगर आप ये क्योंकि इंटीरियर नजर आ रहा है, अगर इसका एक्सटीरियर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको rumino-reticular ग्रूव जो है वो नजर आएगा। Abomasum, it is the compartment lined with glandular mucosa similar to that of simple stomach of the carnivores। Abomasum जो है, it is the actually true stomach, और ये वो true stomach है जिसके अंदर glands मौजूद हैं, और यहाँ पे वो एंजाइम जो सारा कुछ सिक्रीट होगा ताकि वो चारा या वो फूड जो कि ह्यूमन से फर्मेंट होके आ रहा है उस पर यहाँ पे काम किया जा सके, और उसे फर्दर जो है वो वायबल बनाया जा सके ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर उसकी एब्जॉर्प्शन और बाकी प्रोसीजर जो है वो। द पाइलोरस, इट इज द पार्ट ऑफ, ये आप एक नजर आ रहा होगा, दिस रीजन, दिस इज द पाइलोरस, और यहाँ से जाकर जो है वो ड्यूटेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन किया, जब मैं स्पीशीज डिफरेंसेस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोरस पाइलोरिकस में आपको आगे जाकर बताऊंगा। जो बच्चे, दिस इज दिस राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज टर्म्ड एज टोरस पाइलोरिकस। ठीक है, ये पिग और रूमिनेंट्स के अंदर मौजूद है बेसिकली, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर बनता है उसके पास एक राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम टोरस पाइलोरिकस का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे गैस्ट्रिक ग्रूव। अब गैस्ट्रिक ग्रूव क्या है, पहले इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है उसकी थ्योरी जो है वो हम पढ़ लेंगे। अब बच्चे याद रखिएगा कि ग्रूव किसी भी, अब ग्रूव जैसा आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि एक डिप्रेशन को कहा जाता है। अब गैस्ट्रिक ग्रूव का मतलब ये है कि ऐसा ग्रूव जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है, ऐसी डिप्रेशन जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है। अभी क्योंकि रूमिनेंट्स के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, और ये जो गैस्ट्रिक ग्रूव है ये पूरे, जैसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्रूव, ये पूरे स्टमक के अंदर जो है ये रन करेगा 4 कंपार्टमेंट्स के अंदर। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्रूव का वो पार्ट जो कि रूमेन के अंदर रन करे उसे रूमिनल ग्रूव कहते हैं। देन वो पार्ट जो रेटिकुलम के अंदर रन करे उसे रेटिकुलर ग्रूव कहते हैं। देन वो पार्ट जो कि ओमेजम के अंदर रन करे उसे ओमेजल ग्रूव कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द एबोमेजल ग्रूव। सो गैस्ट्रिक ग्रूव को ही फर्दर, क्योंकि वो 4 कंपार्टमेंट्स हैं रूमिनेंट्स के अंदर, तो हर कंपार्टमेंट के हिसाब से उसे एक सेपरेट नाम दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये सारी चीज़ें। सिमिलरली बच्चे कुछ और ओपनिंग है जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। रेटिकुलर ओमेजल ओपनिंग, ये वो ओपनिंग है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रेटिकुलम एंड द ओमेजम। देन ओमेजो एबोमेजल ओपनिंग जो कि ओमेजम और एबोमेजम के दरमियान है वो मौजूद होगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है गैस्ट्रिक ग्रूव? ओके, it is a channel through which the stomach following its lesser curvature found in all domestic species, सब के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन क्योंकि रूमिनेंट्स के अंदर 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं इसलिए वहाँ पे इसके 4 डिफरेंट नाम बन गए। बाकी सब के अंदर सिंपली हम इसे गैस्ट्रिक ग्रूव कहते हैं। ओके, इट इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन सप्लिंग रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंस क्यों है बच्चे? रूमिनेंट्स, सप्लिंग रूमिनेंट्स वो हैं जो कि दूध पी रहे होते हैं। अच्छा, अब ऐसे रूमिनेंट्स के अंदर, काफ्स के अंदर होता क्या है कि अगर वो दूध जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन के अंदर जाएगा तो वहाँ पे उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी। अब मिल्क की हम फर्मेंटेशन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मिल्क जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो। तो होता क्या है कि वो मिल्क जो है वो डायरेक्टली इस गैस्ट्रिक ग्रूव से होता हुआ ना ह्यूमन के अंदर रुकेगा, ना रेटिकुलम के अंदर, ना ओमेजम के अंदर, डायरेक्टली इस ग्रूव से होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाता है? एबोमेजम के अंदर। और यहाँ पे जो है वो उसकी डायरेक्टली उस पर एंजाइम वगैरह काम कर देते हैं, इस तरह उसकी फर्मेंटेशन वगैरह नहीं होती। Through this tube, milk bypass the rumen, reticulum and omasum to empty directly into the abomasum. This reflex disappears in the adult. अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं एडल्ट्स के अंदर, अब रिफ्लेक्स कौन सा था? Suckling with the head up
causes the lips of this groove to close. जब लिप्स की जो ग्रूव है वो क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एक ट्यूब बन जाएगी। जब ट्यूब बन जाएगी तो वो दूध डायरेक्टली यहाँ से इसोफेगस से डायरेक्टली एबोमेजल तक आ जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्स है ये एडल्ट्स के अंदर जो है वो एब्सेंट हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो फिर भी मौजूद रहता है जब उसे लिक्विड साल्ट्स जो है, ये साल्टी लिक्विड जो है वो पिलाया जाए। दिस गैस्ट्रिक ग्रूव इज डिवाइडेड इनटू रेटिकुलर ग्रूव, मेजल ग्रूव एंड द एबोमेजल ग्रूव। ये जो है ये ह्यूमन के अंदर इतना एक्सटेंड नहीं करता, इसलिए से ह्यूमन ग्रूव को कई दफ़ा जो है वो हम उसका जिक्र ही नहीं करते। हम सिर्फ 3 ग्रूव का जिक्र करेंगे। जो पहला ग्रूव है विच इज़ द रेटिकुलर ग्रूव और इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज इसोफेजियल और द मिल्क ग्रूव। जी, तो यहाँ तक बच्चे काम था आज आपका स्टमक का। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी आपसे लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। कोई चीज़ अगर इस पर आपको नहीं समझ आ रही तो आप बेशक जो है वो आप मुझसे एक एक करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी बच्चे। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बच्चे। सर इंट्राल्यूमिनल ओस्टियम का बता दें जरा, काइंडली रिपीट कर दें सर। अच्छा, इंट्राल्यूमिनल ऑस्टियम, ठीक है बच्चे मैं अभी बता देता हूँ, सुनिए ज़रा। इंट्राल्यूमिनल ऑस्टियम बच्चे को है विच इज़ द ओपनिंग बिटवीन द डॉर्सल एंड वेंट्रल सैक। अगर आप ग्रूव्स को देखोगे, बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, उसे एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। होता ये है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स, राइट लॉन्गिट्यूडनल और लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स, ये 2 ग्रूव्स ये हो गए साइडों पे, एक क्रेनियल ग्रूव, कॉर्डल ग्रूव। अब ये 4 बाउंड्रीज बन गई है, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, आगे भी, पीछे भी। ऊपर डॉर्सल सैक है, नीचे वेंट्रल सैक है। तो वो जो ओपनिंग बन जाती है इन बाउंड्रीज के दरमियान में, उसे इंट्राल्यूमिनल जो है वो ऑस्टियम का नाम देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन? सर ये जो गैस्ट्रिक ग्रूव आपने बताया, अब ऐसे आपकी कॉल कट रही है, आप चैट के अंदर लिख दो। ओके सर। जी बच्चे। सर ये जो भी आपने सक्लिंग रिफ्लेक्स बताया है, तो ये जो लिप्स को क्लोज करेगी, ये फोर्थ स्टमक के जो हमारे पास ग्रूव होंगी उनके लिप्स को क्लोज करेगी। जी जी बच्चे, ये जो रेटिकुलम और ओमेजल ग्रूव है, इसके जो लिप्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे ताकि डायरेक्टली वो एबोमेजल के में चला जाए। ठीक सर। जी सर जिनमें सिंपल स्टमक है उनमें गैस्ट्रिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनमें तो मिल्क को मूव करने की जरूरत नहीं है, ना वो मिल्क सैकलिंग करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। ऐसा तो उसके अंदर होता है, इस तरह से है कि जो सिंपल स्टमक है, सप्लिंग तो वो भी करते हैं ना। अगर आप डॉग को देख लो या हॉर्स को देख लो, अब होता उसके अंदर ये है कि टू रिड्यूस द पैसेज, द टाइम दैट इट विल स्पेंड इन द स्टमक। इन द स्टमक के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं और उसके साथ एसिड है। अब एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो मिल्क की न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो डैमेज ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट है जो मिल्क को रिलेटिवली क्विकली वहाँ से पास आउट करा देता है, ताकि वो इंटेस्टाइन के अंदर जाए, वहाँ पे उस पर एंजाइम्स काम कर लें और वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? सर पिलर और ग्रूव में कोई फर्क तो नहीं है, मतलब जहाँ पे वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम पिलर कहेंगे और आउटर रिप्रेजेंटेशन को हम ग्रूव कहेंगे? हाँ जी बच्चे, होता है इस तरह से है कि अगर आप एक्सटर्नली देखोगे तो वहाँ पे आपको डिप्रेशन नजर आएगी, उसे आप नाम दोगे ग्रूव का, ठीक है। जब आप इंटरनली देखोगे तो वहाँ पे आपको बैंड नजर आएगा, रेज्ड एरिया नजर आएगा, उससे आप नाम दे दोगे पिलर का। होते वो एक ही चीज है, मतलब एक ही उनकी जो, अगर आप पोजीशन देखोगे तो पोजीशन सेम होती है। उस सर बुक में ना पास्किनी में उसने एक जगह कोडल पिलर और कोडल ग्रूव को आमने सामने उसने वो किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। एक हम बच्चे अभी देख लेते हैं। जी बच्चे, कहाँ पे बात कर रहे हो, कौन सी डायग्राम के अंदर?
यस सर, इसी बच्चे कौन से डायग्राम, डायग्राम की बात कर रहे सर हैं आप? इसी डायग्राम में ये ई और के। अच्छा, ई और के को वो क्या कहता है? सर ई को कह रहा है कॉर्डल ई पिलर को वो और नाम के दे को रहे कह हैं रहा है, कॉर्डल पिलर, ठीक है। और के को कॉर्डल ग्रूव। अच्छा, अब मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, ये जो डिप्रेशन बन रही है ना, ये वाली, इन दोनों ब्लाइंड सेक्स के दरमियान में ये जो एरिया बन रहा है, इससे वो कह रहा है कॉर्डल ग्रूव, ठीक हो गया। और उसके अंदर ये जो रेज्ड एरिया नजर आ रहा है ना, इससे वो कह रहा है कॉर्डल पिलर। समझा गई मेरी बात? सर दोनों तो हैं एक ही चीज, तो हेलो। फिर उनको अलग अलग क्यों कह रहा है? अगर हम इंटरनली देखें अच्छा तो नहीं पिलर बच्चे, होगा ना देखो वो। एक्सटर्नल, हाँ, तो बच्चे इसीलिए के को उसने इंटरनली नहीं लिखा हुआ। के को अगर आप देखोगे तो उसने बाहर की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। के को उसने इसीलिए बाहर की तरफ लिखा है, ये समझाने के लिए ये जो ग्रुप है ये बाहर की तरफ से बन रहा है, और ये जो पिलर है ये अंदर की तरफ मौजूद है, ठीक है। ठीक है सर। जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन? सर ओके बच्चे, एक मिनट रुक जाए, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम बच्चे, एक मिनट रुक जाए, दो क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं, मैं पहले उनका आंसर कर लूँ। ओके, अब ऐसा अशरफ बच्चा पूछ रहा है कि सर गैस्ट्रिक ग्रूव रूमिनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, इसकी लोकेशन किधर होगी? ऑन राइट साइड, वेयर फोर्थ एंड ट्रू स्टमक आर मोर क्लियर। अच्छा बच्चे, इसके अंदर क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सटेंड करना होता है, मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ। ये डायरेक्टली एक्सटेंड करना होता है टू द एबोमेजम, और जो एबोमेजम है इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। सो जहाँ पे करेगा जिसे हम गैस्ट्रिक ग्रूव का नाम दे देंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसकी लोकेशन वो आंसर कर दिया मैंने आपको। बस यही आपका क्वेश्चन है, और आप देख लें, अगर आपको दोबारा समझ नहीं आ रही मैं दोबारा बता देता हूँ। बट द सिंपलेस्ट आंसर इज दैट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इन द र्यूमेन और द र्यूमिनो रेटिकुलर जंक्शन, वहाँ से डायरेक्टली एबोमेजम की तरफ, जो कि राइट साइड पे है, एक फोल्ड जाता है, एक डिप्रेशन जाती है, उस डिप्रेशन को जो है आप गैस्ट्रिक ग्रूव का नाम देते हैं। ओके, अब्दुल मनान पूछ रहा है, इफ लाइसा ऑफ द टंग ऑफ द डॉग इज रिमूव्ड इट डज नॉट कॉज रेबीज वेयर एज द रेबीज वायरस इज इन सलाइवा देन हाउ इट हैपेंस। अब्दुल मनान बच्चे, मुझे लाइसा ऑफ टंग मैंने नहीं इसको चेक किया हुआ, ये आपको सर ने पढ़ाया था, सारी इसका आंसर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट सेशन के सर ने आपको इस चीज़ को बताया था। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी मोर बेटर डायरेक्टेड अगर आप ये सर से जो है वो एक दफ़ा पूछ सकें। बाकी मैं इसको देख लूँगा, और आप मुझसे प्राइवेटली जो है वो बेशक पूछ लीजिएगा या ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। और बच्चे को क्वेश्चन? सर वेलम एपोमेस्कम की चीज है। अच्छा, वेलम एबोमेस्कम बच्चे, इट इज अ टर्म which is described with the opening of the एबोमेजम। लेकिन इसकी मुझे जो क्लियर आप कह लें कि जो कोई डायग्राम या कोई डिफ्रेंशिएशन है वो कोई ऐसी मिली नहीं है। मैं इस पर फर्दर देख के, तो जहाँ पे आपकी वीडियो लिंक करूँगा उसी के साथ मैं आपके साथ एक और लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे वेला एबोमेज का जो है जो वहाँ पे दिखाया जाएगा, तो आप उससे जो है वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर उससे मजीद फर्दर हम देख लेंगे। जी ठीक है सवाल बच्चे। यस सर। चल जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा बच्चों, मैं आपको जल्दी से जो है वो एक सॉफ्टवेयर के वो दिखा रहा हूँ। मैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ, तो आप लोग जरा इसे एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है, ताकि स्क्रीन बच्चे नज़र आ रही है सबको? यस सर। चले ओके। बच्चे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कैनाइन, अभी स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? जी सर। यस ओके, तो बच्चे यहाँ पे ये आपको कैनाइन का जो है ये एब्डोमिनल एरिया नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जो है ये एक 3D उसके इमेज है, इसे हम यहाँ से एक चीज़ करके इसको देखते हैं, एक एक चीज़ हम हटाते जाएंगे। सबसे पहले तो हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले इसके
स्केलेटन को रिमूव करते हैं ताकि स्केलेटन रिमूव करके हमें सिर्फ हमारे सामने ऑर्गन रह जाए। ठीक है, अब ऑर्गन्स के अंदर भी जो चीज़ हमने आज पढ़ी है ज़रा हम उससे देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम ज़रा रिमूव करते हैं कि बाइल डक्ट भी इसकी एब्सेंट हो गई, ब्लैडर। ओके बच्चे, यहाँ पे मेरा जो मकसद था आपको दिखाने का वो ये था कि देखो अगर यहाँ से ये इसकी इसोफेगस जा रही है, ठीक है, एंड दिस इज द लिवर, ठीक है, तो अब ये अगर हम इसको देखें तो ये जो अगली वाली सरफेस है स्टमक की उसे हम नाम देंगे पैराइटल सरफेस का, और ये जो सरफेस है विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द एब्डोमिनल विजरा इसे हम नाम देंगे विजरल सरफेस का। अगर आप बैक से देखोगे तो बैक से आपको ये वाली जो सरफेस नजर आ रही है इसे हम नाम देंगे विजरल सरफेस का, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसका पाइलोरस है, यहाँ से जो है ये ड्यूडिनम ओपन होगी। सिमिलरली ये अब डॉग का था, अगर इक्वाइन के अंदर हम इसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो इक्वाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है जी, इसकी मैं उससे कुछ चीज़ें जो है वो गायब करता हूँ ताकि आपको जो आज हमने पढ़ा हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट नज़र आ सके। इनको भी उड़ा देते हैं। ओके, यहाँ से बच्चे ये अब उसका नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सामने वाला सारा इसका लिवर का एरिया है और ये स्टमक मौजूद है, तो ये आपको ऊपर से एसोफेगस एंटर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, और ये जो रीजन है दिस वन इट इज़ द स्टमक, और स्टमक के अंदर भी ये जो इसकी पाउचिंग बन रही है इसे हम नाम देंगे सैकस सीकस का, ये जो ऊपर वाली। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे यहाँ से ये आप देख रहे हो ये इसका कार्डियक रीजन होगा, ये सैकस सीकस, दिस इज द फंडिक रीजन, दिस इज द कॉर्पस रीजन, और ये इसका पाइलोरिक रीजन है जहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ड्यूटेरियम के फॉर्म के अंदर शुरू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको गोट के अंदर नज़र आ रहा है। अब गोट के अंदर मैंने आपको जो चीज़ दिखानी थी वो थी इसके स्ट्रक्चर को इंटरनली, अगर हम इंटरनली देखें तो हमें किस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये इसका डॉर्सल सैक है, ये इसका वेंट्रल सैक है। ठीक है, उसके अंदर ये ब्लाइंड पोर्शन जो है ये मौजूद है, और ये वाली जो है ये इसकी इंट्राल्यूमिनल ऑस्टियम है जो कि इस पिलर और इस पिलर के दरमियान में ये वाली बात है। ठीक है, यहाँ से ये आपको रेटिकुलम नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसी को घुमा के जिस साइड पे ले जाए, दिस इज द रेटिकुलम, दिस इज द ओमेजम एंड दिस वन इज द एबोमेजम। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये इसके मेजर लेमिने आपको नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली दिस इज द फंडस ऑफ द एबोमेजम, तो यहाँ सारा एबोमेजम रन करेगा और अल्टीमेटली ये इसका पाइलोरिक रीजन है और ये फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर इसी के इंडिविजुअल्स को हम देखना स्टार्ट करें र्यूमन वगैरह को, यहाँ पे अगर आप देखो ये इसका सारा र्यूमन है। ठीक है, दिस इज द ओमेजम, दिस इज द रेटिकुलम एंड दिस वन इज द एबोमेजम। उसके ऊपर ये जो है ये ग्रूव आपको नजर आ रहे हैं। अब याद रखिए गोट के अंदर जो ग्रूव है वो तो ज़्यादा क्लियर नहीं होते क्योंकि मुझे बोवाइन की एग्जांपल नहीं दें, तो जस्ट टू हैव यू ओवरसाइड के बॉडी के अंदर काम मौजूद है कि लेफ्ट एरिया कैसे कवर कर रहा है वो आपको दिखाने के लिए मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक हो गया जी, और यहाँ से वो ग्रूव निकलेगा। अगर आप देखो तो अब देखो यहाँ से इसकी इसोफेगस जो है वो ओपन हो रही है। अब यहाँ से इसोफेगस ओपन होके डायरेक्टली उस ग्रूव के थ्रू यहाँ पे एबोमेजम के अंदर आ जाएगा जिसे हम गैस्ट्रिक ग्रूव कहते हैं। अगर दूध जो है वो डायरेक्टली यहाँ से प्रोसेस हो गया आगे निकल। ठीक हो गया। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे आपको ये डिफरेंट जो है ये स्पीशीज के अंदर नजर आ रहा है। ये जो येलो कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है दिस इज द नॉन ग्लैंडुलर रीजन। देखें स्टमक के अंदर नॉन ग्लैंडुलर रीजन आपको यहाँ पे भी एब्सेंट है, कैट के अंदर, डॉग के अंदर भी एब्सेंट है, पिग के अंदर थोड़ा बहुत मौजूद है, ऑक्स के अंदर मेजर पोर्शन नॉन ग्लैंडुलर पार्ट के हैं और हॉर्स के अंदर भी एक ठीक ठाक पोर्शन मौजूद है। ठीक हो गया जी। एंड टोरस पाइलोरिकस आपको मैंने दिखाना था पिग्स के अंदर। यहाँ पिग की ये जो निशानी मैंने आपको बताई थी गैस्ट्रिक डायवर्टिकुलम वो आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इसका राउंडेड रीजन है इसे हम टोरस पाइलोरिकस का नाम देंगे। ठीक है जी, तो ये बच्चे आज का आपका टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर कोई चीज़ समझने वाली है तो वो काइंडली पूछ करें। जी बच्चे कोई क्वेश्चन?
प्लीज गो अहेड एंड आस्क प्लीज। सर ये ऐप पेड है? बच्चे ये विन का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको इसका लिंक जो है वो भी आज भेज दूंगा। आप लोग इसके अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे। अकाउंट ये फ्री है स्टूडेंट्स के लिए बाय द वे, ठीक है। ठीक सर। तो आप इसके अंदर बना लो, तो मैं आपको आज लिंक इसका भेज दूंगा। तो उसके अंदर जो है ये आपको काफ़ी अच्छी जो है वो 3D इमेजेस जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन? बच्चे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अपने अपने, कोई वो आपका लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जस्ट आप लोग प्रेजेंट लिखते जाइए और साथ साथ जो है वो लीव करते जाइए। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने चलाई हुई है तो मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूँगा। थैंक यू बच्चे। सर जी बेटा, जी बेटा वैस बोले। वैस अशरफ। सर वो मैंने पूछना था कि वो जो हॉर्स का हमने नॉन ग्लैंडुलर रीजन पढ़ा है, तो उसको भी जी हम बेटा। कार्डिया कहेंगे कि वो कार्डिया जो है वो ग्लैंडुलर के लिए स्पेसिफाई है? अच्छा नहीं बच्चे, जो कार्डियक रीजन है, अगर आप कार्डिया को कहोगे तो, अच्छा आप अपना माइक ऑफ कर दो वैस। अच्छा, अब उसके अंदर इस तरह होता है कि जो कार्डिया रीजन है वो इंटरनली जब आप देखेंगे तो आप उसे कार्डियक ग्लैंड रीजन का नाम देंगे। एक्सटर्नली देखेंगे तो हम उसे कहते हैं कि ये कार्डिया है इसका। अब कार्डिया जो है वो उसका नॉन ग्लैंडुलर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कार्डियक ग्लैंड रीजन की बात करोगे तो वो नॉन ग्लैंडुलर नहीं हो सकता। ठीक है। ओके सर, शुक्रिया। वेलकम बच्चे। बच्चे प्लीज़ मेक श्योर कि आपका कोई भी बच्चा जो है वो बगैर अटेंडेंस के ना जाए। बाद में किसी की जो है वो ये बात काबिल कबूल नहीं होगी कि मैं मौजूद था और मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको काफ़ी सारा टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आराम से अपनी जो है वो अटेंडेंस लगा सकें। लास्ट टाइम की तरह जो वो एक बदमज़गी थी वो क्रिएट ना हो। बच्चे ये जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ये मोहम्मद नासिर हो रही है। बच्चे आप लोग ना आए। जुनेश बच्चे, टाइम ख़त्म हो गया बच्चे क्लास का। मायदा ताहिर बेटा, क्लास ख़त्म हो गई है। आप लोगों की जो अटेंडेंस है उसमें काउंट नहीं करूँगा अब। जिन बच्चों ने अभी बच्चे ज्वाइन किया है आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं की जाएगी। सुफियान ताहिर बच्चे, आप अभी आ रहे हो, आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी बेटा। बच्चे जो रिमेनिंग बच्चे रह गए हैं, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस so I can end the recording. जल्दी कीजिए प्लीज, यू हैव 1 more minute. मरियम वारिस बच्चे आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। सुफियान ताहिर आपकी अटेंडेंस भी काउंट नहीं हो रही बेटा। सुफियान बेटे आपने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग को जरा दोबारा देखिएगा, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अब हुई है। तो आपकी ये चीज़ें हैं इनको मैं कंसिडरेशन में नहीं लूँगा। अगर आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं की, आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं रिकॉर्ड में नहीं ले रहा। ठीक है।
आजम बच्चे, कोई फायदा नहीं है बेटा आप क्लास अटेंड करने का, क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है सुफियान बच्चे, अगर आपकी पहले भी अटेंडेंस लगी हुई तो मैंने इसलिए ये मैं ऐसे स्क्रॉल मैंने एक दफ़ा कर ली है, आपकी मैं अटेंडेंस जो है वो उसको कंसिडर कर लूँगा, लेकिन अगर आपने अभी ज्वाइन किया हो तो आपकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। सॉरी सर, वो मिसअंडरस्टूड हो गया था। 4 बजे का टाइम समझ रहा था शायद। मैं फिर भी एक दफ़ा जीमेल चेक कर लेता हूँ अपना। मैं 4 बजे का समझा था, सॉरी। बच्चे चेक कर लें प्लीज़, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यस, थैंक यू। बच्चे ये जो 11 बच्चे रह गए हैं जल्दी कीजिए, शाबाश, अटेंडेंस लगाइए अपनी। बाद में से आपकी किसी का ये बहाना काबिल कबूल नहीं होगा कि मैं क्लास में था और मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। जल्दी करें, शाबाश, टाइम ज़ाया ना कीजिए। आरिफ बच्चे जल्दी करें। हमजा पीरजादा, आजम, मूसा, नासिर, जल्दी करो बच्चों, अटेंडेंस मार्क करो अपनी। बच्चे आई एम क्लोजिंग द सेशन इन 1 मिनट। इट इज़ 4:02, मैं 4:03 के ऊपर सेशन क्लोज कर दूंगा। जल्दी करें, शाबाश। Okay, Bachcha, I'm closing the session now. Thank you for everyone to come. Allah Hafiz.